कृषि वाणिज्यकरण का प्रभाव, कि कृषि का वाणिज्यकरण हुआ तो इसका प्रभाव क्या पड़ा। कृषि का तेजी से वाणिज्यकरण होने के परिणाम स्वरूप भारतीय किसानों एवं गांवों की तस्वीर तेजी से बदलने लगी। पूंजी का प्रवाह भारत से ब्रिटिश की तरफ हो गया और भारत के गांव तेजी से निर्धन होने लगे। किसान का पूरा परिवार दिन रात परिश्रम करने के उपरांत भी ऋण लेकर अपना लगान चुकाता था, जिससे किसान बड़ी संख्या में सूदखोरों एवं साहूकारों के चुंगल में फंस गया। चारों ओर निर्धनता एवं भुखमरी का बोलबाला हो गया। कृषि वाणिज्यकरण के प्रमुख प्रभाव हम इस प्रकार से बता सकते हैं। इसमें पहला है गांव में पूंजी की आवश्यकता। कृषि के वाणिज्यकरण के कारण भारतीय गांव की वस्तु विनिमय क्षमता और आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई और गांव में भी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूंजी की आवश्यकता हो गई। ठीक है, पहले क्या होता था, वस्तु विनिमय होता था। वस्तु विनिमय मतलब एक वस्तु को देना, उसके बदले में दूसरी वस्तु को लेना। लेकिन अंग्रेजों की शासन नीति के कारण क्या हुआ था, केवल वही वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था जो उनके लिए अनिवार्य होती थी। जो किसान चाहते वो अपनी ज़रूरत के अनुसार उनका वो उत्पादन नहीं कर पाते थे। दूसरा पॉइंट है कृषकों की निर्धनता में वृद्धि। कृषि के वाणिज्यकरण से व्यापारी वर्ग एवं ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत लाभ होने लगा, परंतु किसानों की निर्धनता में वृद्धि हुई। इसका कारण व्यापारियों की छल कपटपूर्ण जो नीति थी वह थी। वे खेत में बड़ी फसलों को सस्ते दामों पर खरीद लेते थे और किसान अपनी तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फसल मंडी में ना ले जाकर खेत में ही बेच देता था। ऐसे सौदे में व्यापारिक फसल की बहुत कम कीमत तय करता था। इस कारण किसानों की निर्धनता बढ़ गई। तीसरा पॉइंट आता है अकालों की भयावहता। कृषि के वाणिज्यकरण के कारण फसलें औद्योगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उगाई जाती थी। जूट कपास की खेती में वृद्धि होने से खाद्यान्न की जो फसलों में भारी कमी हो गई और अकाल पड़ने लगे। कंपनी का शासन होने से पूर्व भी भारत में अकाल पड़ते थे, किंतु उसका कारण धान का अभाव न होकर यातायात के साधनों का अभाव था। ब्रिटिश शासन में पड़ने वाले अकाल व सूखे का प्रत्यक्ष कारण कंपनी की दोषपूर्ण औद्योगिक एवं कृषि नीति थी। इस नीति ने भारतीय किसानों को अत्यधिक निर्धन बना दिया। अकाल के समय खाद्यान्नों के दाम इतने बढ़ गए कि लोग उसको अन्न खरीदना उनके लिए असंभव हो गया। इस कारण अकाल के समय हजारों लोग भूख से तड़प कर मरने लगे। प्राय शव उठाने का भी कोई प्रबंध नहीं था। इस कारण पूरा का पूरा क्षेत्र महामारी की चपेट में आ जाता था और हजारों लोग महामारी से ग्रस्त होकर मर जाते थे। कंपनी के शासन में 1770 ईस्वी के बंगाल के अकाल में बंगाल की 1/3 जनसंख्या मर गई। 1860 से 61 ईस्वी उत्तर प्रदेश में भी भीषण अकाल पड़ा, जिसमें 2 लाख लोग मरे। 1865-66 ईस्वी में उड़ीसा, बंगाल, बिहार, मद्रास में बड़े अकाल के बीच लाखों लोग मारे गए। केवल उड़ीसा में ही 10 लाख लोग मारे गए। 1866-70 ईस्वी में अकाल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बम्बई में 14 लाख से अधिक लोग मारे गए। इन क्षेत्रों की 1/3 जनसंख्या समाप्त हो गई। 1876-78 में मद्रास, मैसूर, हैदराबाद, महाराष्ट्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में भीषण अकाल पड़ा। इस अकाल में पंजाब में 8 लाख और मद्रास में 35 लाख लोग मरे। मैसूर की 20% जनसंख्या मर गई। उत्तर प्रदेश में 12 लाख से अधिक लोग मरे। इस तरह जो अकाल 1899
ईस्वी में अकाल को छापनीय अकाल कहा जाता है। हमारे राजस्थान में 25% लोग मारे गए। विलियम डिब्बी के अनुसार 1857 से 1901 ईस्वी में अकाल से देश में लोगों की मौत हुई। ठीक है, कि इतना आंकड़ा ये लोग बता रहे हैं कि कितने लोग मारे गए अकाल के कारण। 4th पॉइंट आता है कृषि में विद्रोह। नकदी फसलों की खेती के कारण किसानों का शहरों में आना जाना बढ़ गया। इससे किसानों में राजनीतिक चेतना का प्रादुर्भाव हुआ। इस चेतना ने किसानों को शोषणकारियों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया। जैसे जैसे पूंजीवादी व्यवस्था कठोर होती चली गई, कृषि विद्रोह भी बढ़ते गए। 1857 में दक्कन में मराठा किसानों ने साहूकारों के विरुद्ध बगावत की। किसानों में असंतोष को कम करने के लिए 1879 में दक्कन काश्तकारी सहायता अधिनियम पारित हुआ। 1870 में बंगाल में बटाईदारों का आर्थिक संकट बढ़ने पर उन्होंने लगान देने से मना कर दिया। इस समय सिंथालों ने भी विद्रोह किया। इस कारण 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। 5वां पॉइंट आता है कि नवीन आर्थिक सामाजिक वर्ग का उदय। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सामंती व्यवस्था को समाप्त करके जमींदार, छोटे काश्तकार, खेतीहर, मजदूर आदि नवीन आर्थिक सामाजिक वर्गों को जन्म दिया। नई लगान व्यवस्था ने भी भारतीय ग्रामीण सामाजिक संबंधों पर गहरा प्रभाव डाला। परंपरागत रूप से भारतीय कृषि समुदाय के सदस्यों में परस्पर संबंधों का निर्धारण जातीय संबंधों, आर्थिक आधार, परंपरा व रीति रिवाज पर आधारित था। ब्रिटिश कानूनों तथा आर्थिक नीति ने परंपरागत सामाजिक व जातीय प्रबंधों को शिथिल कर दिया। ब्रिटिश आर्थिक नीति के फलस्वरूप जो सामाजिक आर्थिक वर्ग अस्तित्व में आया, उसमें सबसे नीची पीढ़ी पर निम्न वर्ग ही था। अब हमारा 6 पॉइंट आता है भूमिहीन तथा कृषि वर्ग का उदय। ब्रिटिश कृषि नीति, आर्थिक नीति व लगान प्रणाली के परिणाम स्वरूप छोटे किसानों की जमीन उनके अधिकार से निकलकर साहूकारों के पास पहुंच गई, जिससे भारतीय किसान भूमिहीन होकर खेतीहर श्रमिक में बदल गए। खेतीहर श्रमिकों की संख्या दिनों दिन बढ़ने से समस्त खेतीहर जनसंख्या के लगभग आधे लोग इसी वर्ग में आ गए। 1875 ईस्वी में देश की भूमिहीन कृषकों की संख्या 80 लाख करीब हो गई थी। 7वां पॉइंट आता है यातायात एवं संचार साधनों में सुधार। कृषि के वाणिज्यीकरण के कारण कृषि जहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से गति से पहुँचने के लिए रेल, सड़क, जहाजरानी परिवहन साधनों का विकास हुआ। किसानों की बिक्री, सौदा, भाव आदि सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने के लिए डाक, तार, टेलीफोन आदि संचार व्यवस्था का विकास हुआ। कंपनी ने भारत के प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर अच्छी सड़कों का निर्माण किया ताकि बंदरगांव तक कच्चे माल पहुंचाने में सुविधा हो सके। यूरोपियन लेखकों ने लिखा कि यह सब भारतीय जीवन स्तर को ऊंचा उठाने एवं विकसित करने के लिए किया गया, जबकि वास्तविकता क्या थी कि ये समस्त कार्य इसलिए किया गया ताकि भारतीय कच्चा माल आराम से वहाँ पर ले जाया जा सके। 8वां पॉइंट था विश्वव्यापी मंदी की मार। भारत का किसान कृषि के वाणिज्यीकरण से पहले विश्वव्यापी मंदी के दौर से बेअसर रहता था, किंतु अब उसकी प्रतिस्पर्धा विश्व भर से किसानों से थी, इसलिए उसका भी
उसकी भी मंदी की चपेट में आ जाना स्वाभाविक था। भारत में वर्ष 1928-29 में मंदी के दौर में 10 अरब 34 करोड़ रुपए मूल्य की पैदावार होती थी, और जो 1933 ईस्वी में घटकर केवल 4 अरब 73 करोड़ रुपए मूल्य रह गई थी।